कि पर ये आप मेरा फैमिली ये ट्री कर में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हाल ही में मामला एपेक्स कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने आप को फैमिली ट्री में दिखा देते हैं कि नहीं हमारे तो फैमिली में हमारे पिताजी हमारे पास तो कोई कागज़ नहीं है लेकिन हुँ। वो कैसे हो जाता है? वो दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस व्हाट दे डू। तो इसमें हुँ। क्या होता है ना, क्योंकि एजेंट्स आप के हाथ सुप्रीम होता कोर्ट है। में लॉयर रही हैं, आप एक जी, एकेडमिया से हैं, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, तो और जी, आप खुद आसाम से हैं, तो जब आप वहाँ की बातें बता रही हैं, तो बहुत ही मतलब ये एक आई ओपनर है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए जो दिल्ली में बसे हैं और क्योंकि अब मुझे अपने आस-पास जो दिखाई देता है उसने मुझे इस बात के लिए मतलब रिसर्च करने पे मजबूर किया, क्योंकि मैंने जो पैटर्न जी, देखा। जी। एंड दैट इज़ अ हुँ, डेंजरस पैटर्न। हुँ। दैट्स अ वेरी डेंजरस कि कौन पैटर्न बिकॉज़ अलाउ कर रहा है मैं जिस दिल्ली के इलाके में हूँ हुँ, साउथ दिल्ली जो कि गुड़गाँव से सटा हुआ है वहाँ पर कैसे इतने सारे स्लम्स तेज़ी से फैल रहे हैं और सरकारी ज़मीन पर कैसे अवैध कॉलोनियाँ बसती चली जा रही हैं, बिल्कुल। इस पर क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की नज़र है? क्या वो देख रही हैं कि घरों में काम करने वाले जो लोग आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? उनका क्या आइडेंटिफिकेशन है? बिल्कुल, उनके पैटर्न क्या हैं? और मॉनिटरिंग कैसे हो रही है क्योंकि बिल्कुल। जब भी इस तरह के वायलेंस हुए थे दिल्ली में तो उस समय भी मॉनिटरिंग जो है वो ड्रोन कैमरा से हुई थी तो अब तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई है तो जिस तरह आप अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी कि आप बता रही थी कि आप आसाम से और किस तरह के पैटर्न आपने ऑब्जर्व किए जी, तो पैटर्न इनका वैसा रहता जो है कि वो फैमिली आते हैं ट्री का आप बता रही थी कि फैमिली फैमिली ट्री। ट्री जी, में किस तरह जी तो फैमिली ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मतलब ये है, हम्म, ये क्या करते हैं कि इनके एजेंट्स जो होते हैं, बस इनको आके दे हैव जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई समबडी जो ये कार्ड्स बनाते हैं और द एजेंट प्रॉपर्ली बेसिकली। इनका वो हम्म, ब्लैक मार्केट सब पूरा एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर ब्लैक मार्केट है। वो क्या करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अ कॉमन सरनेम हो गया, ठीक है? फॉर हम्म, एग्जांपल चौधरी, एग्जांपल कि बिकॉज़ सरनेम्स भी सेम है। तो वो जो हम्म, आया है इलीगल इमिग्रेंट, उनका नाम एक्स है, सरनेम। हम्म, एक्स सरनेम के हमारे इंडियन रेसिडेंट्स भी है, सिटीजन्स हैं। तो क्या होता है, द एजेंट विल गो टू दिस फैमिली एंड ऑफर देम मनी एंड से कि इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, अपने फैमिली ट्री में इस बंदे को दिखा दो कि आपका कोई कहीं रिलेटिव है। हम्म, तो ये जो एक्स आया इलीगली विद द सेम सरनेम एज दिस एक्स फैमिली को वो लोग अपने फैमिली ट्री में दे फिगर हिम आउट इन सम कॉर्नर कि ये हमारे इसके बेटे हैं या बेटी है, लाइक दैट। फैमिली ट्री में आ गया, उनको एक डॉक्यूमेंट मिल गया और उनके बेसिस के बेसिस पे वो जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकली जब हम आधार कार्ड की बात करें तो वो बनाते हम्म, हैं। एंड दिस हैज़ बिन, ये मैंने बंगाल में देखा, मतलब आई हैव बिन इंटरेक्टिंग, एक रिपोर्टर ने जो मेरे को लेके गया कि दिखाया कि दिस इज व्हाट हम्म, इट इज। हम्म, फिर अगर आप उस चीज़ पे अगर क्वेश्चन करें, लीगली आप देखिए कितने साउंड है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं क्वेश्चन कर सकते ना कि आपकी फैमिली ट्री में ये कैसे आया, यू कैन नॉट क्वेश्चन हम्म, दैट, बिकॉज हमारी हम्म, देश की पॉपुलेशन इतनी है कि आप ईच एंड एवरी पर्सन को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप हम्म, जस्टिफाई कीजिए। ना ही आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं कि आपकी फैमिली ट्री में हम्म, ये एक्चुअली फिक्स होता है कि नहीं होता है। सो दैट इज द यूजुअल, और बिकॉज आपने लीगली दिखा दिया और आधार हम्म, कार्ड इज द प्रूफ, तो बस यू गॉट एन आधार नंबर, हो गया आपका सिस्टम। आई मीन यू आर देयर एज ए सिटीजन इन द कंट्री, फिर आप गायब हो जाइए वो कार्ड लेके। पैसों का खेल है, इट इज एक्सचेंज ऑफ मनी विच हैपेंस। वो भारत में आना है, एजेंट एंट्री करना, फैमिली हम्म, ट्री में शामिल हो जाना और बहुत सारे लोग तो अपने नाम भी खैर वो अलग अपने आप में मुद्दा है। तो हाँ। अंत में और आप इसमें मैं और जैसे एक बात बोलना चाहूंगी कि ये हुँ, जो फैमिली ट्री में जो एजेंट्स का जो होता है, ये सब होता है, इसमें जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, अगेन ये रिसर्च एब्सोल्युटली ए पॉलिटिकल था, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इसको आप जुदा नहीं कर सकते इस इशू से, हुँ, बिकॉज उनके सपोर्ट या उनके हाथ या उनके आपके हेल्प के बिना ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। बॉर्डर में हुँ, अगर आपको बोला गया है तो इनको, दिस एजेंट्स आर ऑल्सो हैंड इन ग्लव विद दिस लोकल पॉलिटिशियंस और इनके जो होते हैं कार्टल्स होते हैं, ताकि उनको एक फ्री एक्सेस मिले। वरना हुँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके आना है, किसी को लाना और किसी के हुँ, फैमिली में उसको दाखिल करवाना इज अ वेरी बिग थिंग। ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नॉट इन्वॉल्व।
और इसके जी। लिए बहुत बड़ा रिसर्च की जरूरत नहीं है, इट इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट। हम्म। हाँ, अच्छा कि हाँ फैमिली ट्री में नहीं है तो शायद फीचर्स नहीं मिलेंगे, शायद बातचीत का तरीका अलग होगा, शायद बोली अलग अलग, होगी। हाँ जी। नहीं क्या जैसे ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं जब इस तरह के आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जब सस्पिशन होते हैं। अब क्या कानून आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया कि तो क्या आपकी इस तरह की रिसर्च है कि जब इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर सस्पिशन जाता है, जब वो ट्रायल में होते हैं, या मान लीजिए हमने ये पैटर्न हाल ही में तो देखा नहीं, ये तो कई दशकों से चला आ रहा है। तो क्या कुछ बिल्कुल। ऐसी रिसर्च हुई है, कैसे केस स्टडीज हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाती हो, क्योंकि ये मुद्दा तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और दिसंबर में हमने सुप्रीम कोर्ट की इस पर एक सख्त टिप्पणी भी देखी थी पिछले साल 2023 में। तो क्या इस तरह की रिसर्च जाती है कि इनके पैटर्न क्या होते हैं? मान लीजिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब इनकी प्रोफाइलिंग करती हैं, तो क्या वो इन सब पैटर्न्स को के ऊपर अपने नोट्स बनाती हैं और वो क्या कोर्ट में टाइम टू टाइम सबमिट करती हैं? क्योंकि जैसे हर पहले तो ऐसा भी मैंने सुना कि दिल्ली में हर रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट्स भी होती थी जिनका काम ही ये था कि वो आइडेंटिफाई करें। तो क्या कोर्ट को डिसीजन लेने में इस तरह के जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, तो क्या इस तरह के पैटर्न को कोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है, जाता है समय समय पर? कुछ थिंक टैंक ऐसे होते हैं या कुछ आपकी तरह कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो कि जो भी हमारे न्यायालय हैं उनको इस तरह के टाइम टू टाइम फीडबैक देते हो? अगर देखा जाए ऐसे रिसर्च बहुत कम है और ऐसे थिंक टैंक्स भी बहुत कम है। हम्म। अगर देखा जाए, मेरा जो बुक मैंने इसीलिए लिखा था बिकॉज हम्म। लीगली और इस इशू को टच कोई करता नहीं है, बिकॉज बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत सारी चीजें हम्म। इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा था कि एक ट्रेंड तो शुरू हो, कोई तो बात करे इस बारे में, कोई तो हम्म। सामने लाए, जैसे आपने किया कि हम्म। व्हाट इज द इशू, क्यों नहीं, इट इज सच अ ग्लेयरिंग इशू एंड अ प्रॉब्लम ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन हम्म। कोई बात करने को तैयार नहीं है, पहली बात। हम्म। सेकेंडली, जब सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे केसेस बहुत कम जाते हैं, बिकॉज जो हम्म। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का प्रोसीजर है, एक बार वो प्रोसीजर हम्म। हो गया, वो अपील में जा सकते हैं, कितने दिन के अंदर जाएंगे, अपील स्टेज में वो बंदा ही गायब हो जाता है। ये लोग ये प्रोसीजर के साथ खेल जाते हैं। और हम लोग का कोर्ट्स का कैसा प्रॉब्लम है कि हम लोग बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स हर डिसीजन देंगे। अगर मुझे एज अ हम्म। जज पता भी है कि तुम इलीगल इमिग्रेंट हो, लेकिन डॉक्यूमेंट अदरवाइज बोल रहा है, तो मैं डिसीजन नहीं दे सकती तुम्हारे अगेंस्ट, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज गवाह हम्म। कुछ और बोल रहे हैं और हाँ, आप वो क्या वो गवाह। एविडेंस पर बेसिस पे होते हैं डिसीजन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अंत में आप क्या कहना चाहेंगी जो भी इस इशू को लेके, जैसे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि भारत को क्यों हमें जरूरत है सख्त मजबूत इमिग्रेशन कानून की, इस पर आपके कंक्लूडिंग कमेंट। वन सिंपल लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर हमको हमारे देश को बचाना है फ्रॉम द डेमोग्राफिक ऑनस्लॉट और द ऑनस्लॉट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, वी नीड दिस लॉ। बिकॉज मेरे बुक का हम्म। टाइटल है एफिकेसी ऑफ इमिग्रेशन लॉज। एफिकेसी हम्म। इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन लॉज जो एग्जिस्ट करता है, अगर आप एमएचए के वेबसाइट में भी जाके देखेंगे, एक लॉ नहीं है जो बोलेगा कि यस वी डील विद ऑल दिस इमिग्रेशन इश्यूज और वी डील विद इलीगल इमिग्रेंट्स इश्यूज इन दिस वे। इसमें मैं दो बिल का मेंशन करना चाहूंगी जो पार्लियामेंट के सामने रखा गया था, कुछ नहीं हुआ उन बिलों का। एक है द इलीगल इमिग्रेंट्स एंड मिसिंग फॉरेन नेशनल्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2014। इसको टेबल किया गया था, अच्छा। इट वाज, हाँ ये हम्म। कोल्ड स्टोरेज में चला गया, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद हम्म। 2018 में और एक बिल आया, द इलीगल हम्म। इमिग्रेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन बिल 2018, हम्म। ये भी कोल्ड स्टोरेज में चला गया। सो हम्म। इफ वी हैव सर्टेन एक्ट्स लाइक दिस, जिसके प्रोविजंस ऐसे होंगे कि आपको पिनलाइज किया जाएगा, सिटीजन को पिनलाइज किया जाएगा कि आपने हम्म। इलीगल इमिग्रेंट को विदाउट वेरिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, आपने इलीगल इमिग्रेंट को रखा कैसे काम पे। सो देयर हैज टू बी अ चेक हम्म। एंड बैलेंस फॉर आवर सिटीजंस ऑल्सो, हम्म। हम्म। ताकि वो होना सतर्क नहीं होंगे इस कंट्री हम्म। में, बिकॉज इट इज अ ह्यूज कंट्री, हेमोजेनियस मिक्सचर है, एंड लॉ का काम ही यही है कि आप प्यार से बोलेंगे कोई सुनेगा नहीं, आपको सख्त होना पड़ेगा। हमारे हम्म। पास इमिग्रेशन लॉज को सख्त करने के लिए एक सख्त इमिग्रेशन लॉ का आना जरूरी है। और उस इमिग्रेशन लॉ में क्या क्या प्रोविजन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम बीइंग एबल टू बाय लैंड, टू ग्रैब लैंड, टू मैरिज,
एंड टू हैव अ जॉब, अनस्किल्ड लेबर, इन सब का प्रोविजन मैंने दे के रखा है कि एक लॉ विद दीज प्रोविजन शुड कम, एंड फाइनली अ पेनल्टी ऑन दोज, मिनिमम ही सही, लेकिन ऐसा कुछ उन लोगों के ऊपर जो इनको लेके आएंगे, तो कार्टल्स थोड़े से चेक हो जाएंगे जो लेके आते हैं, एंड वो लोग जो इनको एम्प्लॉय करेंगे तो लोग दो बार सोचेंगे बिना वेरिफिकेशन के किसी को अपने घर में रखने के लिए या काम करवाने के लिए कि मैं नहीं किया। एंड पुलिस अथॉरिटी हैज टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि रेगुलर चेकिंग हो कि हाँ आपके, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल कैंटोनमेंट एरियाज में होता है कि अगर वी हैव एनी काइंड ऑफ, उनका मुझे लॉ बहुत सही लगता है, बिकॉज इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक हेल्प स्टेइंग इन द सर्वेंट क्वार्टर्स, वो जो मिलिट्री पुलिस है वो आके रेगुलरली चेक करेंगे कि कितने लोग रह रहे हैं, अच्छा। सबके पास पास है कि नहीं है, बिकॉज पास इश्यू होना इज अ बिग डील। वहां पे पास इश्यू होगा मतलब यू आर ऑथराइज्ड एंड यू आर सेफ, मतलब आपको वो ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। एक बार पास मिल गया, 1 साल के लिए होता है, उसके बाद आपको दोबारा उसको रिन्यू करना पड़ता है, विच इज अगेन अ टीडियस प्रोसेस। तो अगर आपको वो पास मिला हुआ है तो यू विल नो दैट दिस इज ऑब्वियसली एन इंडियन सिटीजन और इसका वैलिड आइडेंटिटी है, इसके घर वालों सबके पास ये है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बंदा इस घर में या एनिमल नहीं रह सकता, बिकॉज पास सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। So if we have a similar, rule or a policy, because state level पे करना है इस चीज को, local level पे करना है। For example, आपने RW की बात किया तो every building, every society का जो है, they should put their minds together and say we need, और वो जो आपने पास इशू किया ऑन वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कोई, जैसे मैं कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं, एक निकाहनामा लेके आएंगे वो लोग, बोलेंगे कि ये हमारा डेट था, हमारी शादी यहाँ हुआ था, सो दिस इज व्हाट इज द डॉक्यूमेंट व्हिच आई हैव, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, एंड दिस वाज एन इश्यू रेज्ड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स who were trying this matters, whose hands were tied। तो मुझे बोला कि आप प्लीज ऐसा कुछ बोलिए, ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए कि हम लोग के लिए काम आसान हो जाए, कि हम डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो व्हाट आर वी सपोज टू डू। उस हिसाब से फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स जो है, जो बनाया गया था फॉर अ वेरी गुड पर्पस, बट समवेयर दे आर आल्सो लैकिंग, बिकॉज वो लॉ ही इतना स्ट्रांग नहीं है जिसके बेसिस पे आप किसी को बोलेंगे कि ये पर्सन इज अ फॉरेनर। एंड सेकेंडली अब कोई, आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी, दूसरी जो आप बता रही हैं बात बताइए। हाँ, तो और सेकेंडली ये है कि हर्ज क्या है, आप अगर उस वो जो फॉरेनर है उसका नेशनलिटी आप बता देते हैं कि आप इस कंट्री का वो इलीगल इमिग्रेंट है, तो इसमें क्या हर्ज है, मुझे नहीं समझ में आता ये चीज। इट विल बी क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज वी आल्सो हैव पीपल कमिंग इन फ्रॉम नेपाल, हमें डेटा तो जनरेट करना होगा ना। बिल्कुल, आप जितना इनको क्लोज कवर्स में रखेंगे वो कवर बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड, समय के साथ इसीलिए समय, यस, क्योंकि आईएमडीटी एक्ट को जिस तरह रद्द किया गया उसके नुकसान बिल्कुल के चलते पूरे देश हाँ से एक तरह से एक एक राज्य के कानून को बिल्कुल अलग रखा गया और किस मंशा के बिल्कुल तहत रखा गया, ये वाकई मतलब अपने आप में बहुत हैरान करता है सबको। और जिसने आसाम का इतना नुकसान किया, वहाँ के लोगों का, वहाँ के मूल निवासियों का। तो अब आगे जिस तरह से हम कहते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जब पकड़े जाते हैं तो इनको डिटेन किया जाता है, अब इकोनॉमिक बर्डन बन जाते हैं। दूसरे देशों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता होगा कि वो नहीं होता। इकोनॉमिक बर्डन तो नहीं बनने देते होंगे, उनका देश भी उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, वो डिसोन कर रहा है कि नहीं है हमारे, और हम लंबे समय से ये देख रहे हैं। अच्छा, इसकी तो बहुत मतलब मैं जब इसकी बारीकी में जाऊं तो एक के बाद एक लेयर्स ऐसे खुलती चली जाती हैं। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारी इकोनॉमी पे बर्डन ना बने, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे बर्डन ना बने, हमारे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। तो दूसरे देशों में कुछ तो इनसे ऐसा कराया जाता होगा कि जितनी इनको सुविधाएं दी जा रही हैं डिटेंशन सेंटर में या जहां भी इन्हें रखा जा रहा है, जहां भी इन्हें डिटेन किया जा रहा है, ये हमारे हमारे इकोनॉमी पे बर्डन ना बने, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज में क्या प्रावधान वो करते हैं कि इनको हम मतलब इस तरह से, जिस तरह आप कह रही थी कि वो डिटेन जहां उनको रखा जाता है, जब ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ये खर्चा बहुत बढ़ा देते हैं और इनको बिल्कुल खाने का फिर ये प्रोक्रिएट करते हैं, फिर ये जनसंख्या बड़ी आसानी से बढ़ाते रहते हैं वहां पर। बिल्कुल तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। मिलती, वहां पे उतना नहीं, बिकॉज उनको वर्क परमिट होता है कि दे आर आइडेंटिफाइड, एक तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाँ टू जी। सेटल देम इन वन पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे उनका वो है कॉलोनी है जो भी है, वहां पे रहना इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद इन दे हैव दिस आईडी कार्ड्स, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कि इनके तहत आप ये काम करेंगे और आप क्या क्या काम करेंगे वो भी लिखा रहता है। तो आप वो काम करेंगे और बाय द टाइम इतना टाइम हो जाता है शाम के, मतलब 5 o'clock 4 o'clock वट एवर, यू गो बैक, यू शुड नॉट बी कॉट एनीवेयर इन दिस थिंग। अगर उनके बच्चों को स्कूल या प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो भी है उनमें एजुकेशन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट दैट दे टेक केयर ऑफ, कि आपको एजुकेशन मिलता है, तो यू दैट द कार्ड एंड द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे वी आर जस्ट हम जस्ट पाल रहे हैं उनको, तो आप उनको भी, बिकॉज है उनका कंट्री नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो यू माइट एज वेल यूज दैट लेबर ऑफिशियली आफ्टर गिविंग देम दैट कार्ड, इंस्टेड ऑफ वो लोग गायब हो जाएंगे ये करेंगे, तो आप उनको कीजिए ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो वो चीज, बिकॉज दे आर देयर, आप उनको तो निकाल तो नहीं सकते। इट इज ऑब्वियसली अगेंस्ट आवर ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनली ऑल्सो, वी विल नॉट डू इट, और ये सजेस्ट भी नहीं करता है कोई, लेकिन आप उनको यूटिलाइज कीजिए in a manner which is not detrimental to the economy of the state and the country. Secondly, not also to the or regular checks in centers में भी, टैक्स पेयर्स की मनी पे वो बर्डन ना बने ना हमारे। एग्जैक्टली, तो आप बर्डन नहीं बन सकते। एंड देन मतलब बिकॉज दूसरी कंट्रीज में द लॉ इज वेरी क्लियर कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ फॉरेनर, कि आप जो आए हैं एंट्री पॉइंट में, आप इलीगली आए हैं, जो भी हुआ है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, कि वो दूसरा कंसिडरेशन नहीं, आप क्यों चुपचाप घुसपैठी होके आए, आप इलीगल आप आए हैं, आपके पास पेपर नहीं है, आप बॉर्डर में लिखवाइए, और उसके बाद आपको एक जगह भेजा जाएगा, वहां पे आपका कार्ड बनेगा, ये होगा वो होगा, उसका प्रोसीजर है, देन आपको बोला जाएगा आप कहाँ रहेंगे। इसलिए उनका लेबर चीप होता है, बिकॉज उनको रहने के लिए जगह होता है, उनको रेंट नहीं पे करना होता है, खाने मिल जाता है, और थोड़ा सा कम पैसा लेते हैं, तो इसलिए बिकॉज द लेबर विच दे ऑफर इज चीप, तो गवर्नमेंट भी उसको उनको अप्लॉय कर लेते हैं। इनका भी काम बन गया, गवर्नमेंट का भी बर्डन नहीं है। यस, ऑल्सो यू हैव गिवन देम अ प्लेस टू स्टे, सो दे आर सिक्योर, दे विल नॉट गो एनीवेयर। बट दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द सिटीजंस। आप नहीं लैंड खरीद सकते इंडिया में। आई विल टेल यू पूर्णिमा जी, वहां पे आप अगर देखें